नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम छोटी बात बड़ी जानकारी ब्रह्म के पुलिंदा पुस्तक से देने की कोशिश करते हैं। तीसरा पार्ट भरूत स्तूप का जो आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। आइए ध्यानपूर्वक आप लोग समझें। बात पुरातत्व की है तो वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति या ब्राह्मणी वैदिक संस्कृति के नाम से पुस्तकों में जितने भी युद्ध वर्णित किए गए हैं वे सारे युद्ध की गाथा मौखिक परंपरा पर आधारित है। इसका पुरातात्विक साक्ष्य कुछ भी उपलब्ध नहीं है। देखिए, वैदिक युग का घालमेल और उसमें सभी जानकारी को आपको जरूर मिलेगा। लेकिन वहीं इस ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में बृहद्रथ मौर्य और पुष्यमित्र शुंग के बीच में सत्ता संघर्ष के साथ अगर वैदिक ब्राह्मणी संस्कृति संघर्ष की बात आती है तो इन दोनों के बीच के संघर्ष पर काफ़ी साक्ष्य इस पुस्तक के साथ साथ वैदिक युग का घाल पुस्तक में भी दिया गया। इन सारे साक्ष्यों के अतिरिक्त भी आप साक्ष्य प्रस्तुत भरूत स्तूप खुदाई से स्तंभ और उसके साथ लगी वेदिका मिली है, जिसका छाया आप लोग भरूत स्तूप से प्राप्त स्तंभ और वेदिका के नाम से देखें। उत्खनन से प्राप्त स्तंभ और ठीक उसके लगे हुए वेदिक को आप देख सकते हैं। इस स्तंभ चित्र में जिस स्थान पर संख्या 1 अंकित है उसी स्थान पर से ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ सुगंग राजे का पूरा अभिलेख मिला था। अब इस अभिलेख में जो सुगंग राजे लिखा है उसमें न प्रत्यय का स्वरूप है जो पाली विभक्ति अनुसार छठी विभक्ति के बहुवचन रूप का होता है। इस नंग का प्रयोग मूल धातु के साथ का की के लिए संबोधन हेतु किया जाता है। जैसे बुद्धंग यानी बुद्धों का बुद्धों के लिए किया जाता है। तड़हानंग त्रिशुड़ा का देव मनुष्यानंग देवता और मनुष्य का जैसे शब्दों हेतु प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार सुगनंग राजे यानी सुग के राजा में पाली में सुग लिखा जाता है और इसी सुग को संस्कारित करके हिंदी का संस्कृत में लिखेंगे तो उसे सुंग लिखा जाता है। अब यहाँ ध्यान दें कि भरूत से मिले इस स्तंभ अभिलेख पर संपूर्ण वाक्य लिखा मिला है। नागरी लिपि में सुगनंग राजे रंजे गागी पुतस विश्वदेवस पुतेण गोति पुतस आगरजुस पुतेण वाची पुतेण धनभूतिन कारितंग तोरनांग शिला कमत्ता च उपनंग, जिसका को हिंदी भाषा में अनुवाद सुगनंग यानी सुग के राजा में गार्गी पुत्र तथा राजा विश्वदेव के पौत्र गोपती पुत्र तथा अंगारी दूत का पुत्र वातशय वंश का पुत्र धनभूत के द्वारा यह तोरण द्वारा निर्मित किया गया। उसे आध्यात्मिक पुण्य की उपलब्धि हुई। अब यहाँ एक बात की ओर और ध्यान देना जरूरी हो जाता है कि निश्चित एजेंडा के तहत लेखन करने वाले ब्रह्मवंशी समुदाय के कलम कसाई लेखक लोग विकिपीडिया के माध्यम से शुंग वंश के नाम से 2 पात्रों को अलग अलग 2 स्थानों पर स्थापित कर दे रहे हैं, जिसमें पुरातात्विक रूप से सत्यापित पहले शुंग वंश का मिलना विदिशा जनपद से होता है, तो वहीं किताबी रूप विकिपीडिया से स्थापित दूसरे शुंग वंश को कुरु और पंचाल जनपद के बीच के स्थान पर दिखाया जाता है, जिससे सामान्य लोग बहुत ही ज़्यादा दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इस वजह से वैसे पाठकों से अनुरोध है कि आप लोग इसके लिए बृहद्रथ मौर्य और पुष्यमित्र शुंग के बीच घटित घटना वाले समय की गणना करके और जिस समय घटना घटित हो रही थी उस समय बृहद्रथ मौर्य की सत्ता कहाँ तक पहुँची थी उस राजा की सीमाओं पर भी गौर करें, क्योंकि बृहद्रथ मौर्य के बाद पुष्यमित्र शुंग की सत्ता का निर्माण भी तो उसी राज्य सीमा के भीतर ही हुआ था। बृहद्रथ मौर्य की सत्ता ईसा पूर्व 185 वर्ष तक स्थापित थी, लेकिन ईसा पूर्व 185 वर्ष से पूर्व ही उत्तरी पश्चिमी भूभाग गंधार कंबोज वर्तमान में अफगानिस्तान पर यवनों का साम्राज्य स्थापित हो गया था, जिस यवनों की राज सीमा दिन पर दिन पूर्व की ओर बढ़ते हुए चली जा रही थी, जिस वजह से बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के साथ यवनों का संघर्ष भी हुआ था। ईसा पूर्व 185 वर्ष के समय तक जो पश्चिमी भाग का बृहद्रथ मौर्य के हाथ से निकलकर यवनों के अधिकार में चला गया था, यानी कुरु और पंचाल जनपद इस पूर्व 185 वर्ष से पहले ही यवन के अधीन चला गया था, जिस वजह से उस क्षेत्र पर बृहद्रथ मौर्य का अधिकार ही नहीं था। अब जो भूभाग बृहद्रथ मौर्य के पास बचा ही नहीं, उस भूभाग को पुष्यमित्र शुंग अपने कब्जे में कैसे कर सकता? और जब पुष्यमित्र शुंग अपने कब्जे में कर नहीं सकता है तो फिर उस क्षेत्र का शासक पुष्यमित्र शुंग कैसे बन सकता है? न सोचनीय बात है।
जैसे बृहदत्त मौर्य के क्षेत्र का मानचित्र आप लोग निकाल कर देख सकते हैं, या तो निश्चित ही एक सुनिश्चित एजेंडे के तहत लेखन का प्रमाण है, ताकि ऐसे लेखन से लोगों को भटकाया जाए। जैसे किसी चोर द्वारा जब किसी भैंस की चोरी की जाती है तो चोर द्वारा भैंस स्वामी और अन्य ग्रामीण को भटकाने हेतु चोरी की गई भैंस को चोर पूर्व दिशा की ओर ले जाता है, लेकिन भैंस की गले में बंदी घंटी को और अपने दूसरे साथी द्वारा बजाते हुए पश्चिमी दिशा की ओर ले जाने को कहता है, ताकि उस घंटी की आवाज़ से भैंस का स्वामी सहित अन्य ग्रामीण को यह लगे कि चोर भैंस की चोरी करने के बाद उस भैंस को निश्चित दिशा की ओर ले जा रहा है। यह जानकर सभी लोग उस चोर को पकड़ने हेतु पश्चिम दिशा की ओर भागना शुरू कर देते हैं और इधर चोर बड़े आराम से उस भैंस को लेकर पूर्व दिशा की ओर निकल जाता है। यहाँ भी शुंग वाली घटना में कुछ ऐसा ही खेल होता दिख रहा है। उसमें शुंग का सारा पूरा तात्विक साक्ष्य विदिशा जनपद से मिला है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। भरूच स्तूप के उत्खनन से जो स्तंभ मिला है, उस स्तंभ से सटे वेदिका में अंकित 3 चित्र देखें, जिसका नज़दीक से लिया गया बृहद फोटो भरूच स्तूप से वेदिका लेख के नाम से यहाँ दिखाया जा रहा है। उस वेदिका पर बने चित्र पर घोड़ा पर बैठा हुआ एक राजसी परिवार के व्यक्ति का चित्र बना है और घोड़े पर बैठा व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में गरुड़ स्तंभ पकड़ा रखा है। साथ ही इस स्तंभ में बगल में बनी दीवार पर जो लिखावट है वह वैदिक संस्कृति लिपि का न होकर बम्ही लिपि का है। और बम्ही लिपि का प्रयोग कौन करता है, या तो आप सभी लोग जानते हैं। इस स्तंभ पर ही लिखावट में जो नाम लिखा है वह कोई और नहीं बल्कि शुंग वंश का शासक रेवत मित्र है, और साथ ही उसने चित्र में अपने हाथ में गरुड़ स्तंभ पकड़ रखा है। अब राज प्रमुख के हाथ में गरुड़ मसाल को देखकर कोई भी दावे के साथ कह सकता है कि शुंग वंश के राज का राजकीय प्रतीक चिन्ह गरुड़ चिन्ह ही था। साथ ही उस स्तंभ पर लिखा हुआ अभिलेख को आप लोग देख सकते हैं। इसमें लिखा है वेदिशा चाप देवाया रेवत मित्र भारी आए पठम थभो दानंग, जिसका अर्थ है रेवत मित्र की पत्नी भार्या ने विदिशा धनुष पथ पर भगवान को स्तंभ दान दिया है। अब यहाँ एक बात की ओर और ध्यान दें कि निश्चित एजेंडाधारी जो लोग सामान्य लोगों को मित्र शब्द पर भी दिग्भ्रमित करते हुए कहते हैं कि पुष्यमित्र नाम में जो मित्र शब्द है यह मित्र ईरानी शब्द है, जबकि इसी निश्चित एजेंडा पर कार्य करने वाले कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस मित्र को सूर्य का पर्यायवाची बता रहे हैं। अब इस निश्चित एजेंडाधारी के लेखन की वजह से आज के समय में काफ़ी लोग दिग्भ्रमित हैं, जबकि आज सभी लोगों को पता चला गया है कि बम्ही लिपि की वर्णमाला में स और त्र वर्ण की उपस्थिति नहीं। अब किस वर्णमाला में त्र और स्र जैसे कई अन्य वर्ण बम्ही लिपि की वर्णमाला में नहीं है, तो उन अनुपस्थित वर्णों से बनने वाला शब्द का निर्माण बम्ही लिपि के द्वारा होने का सवाल ही नहीं होता है। बम्ही लिपि के समय में चित्र से मित्र से जुड़ा हुआ जितना नाम देखने को मिलता है, उन सभी अभिलेखों में मित्र की जगह पर मित्र लिखा हुआ मिलता है, जिस वजह से पुष्यमित्र की जगह पर पुष्यमित्र होना चाहिए, जिस मित्र का अर्थ पाली में दोस्त, सखी या मित्र होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत से स्थानों पर मित्र बोलने की प्रथा है। इसी मित्र को जब संस्कृत में संस्कारित करते हुए लिखेंगे या बोलेंगे तो उस परिस्थिति में यह मित्र का स्वरूप धारण कर लेता है। उसी संस्कृत वाले मित्र के जगह पर पाली भाषा के समय वित्त का और भी नाम देखने को मिलता है, जैसे संघ मित्र की जगह पर संघ मित्र, रेवत मित्र की जगह पर रेवत मित्र, पुष्य मित्र की जगह पर पुष्य मित्र आदि। सबसे मजे की बात है कि भरूच स्तूप से उत्खनन में जो स्तंभ और वेदिका प्राप्त हुई है, उस वेदिका पर जो फोटो भगवान बुद्ध की माता महामाया की है, जिसे आज निश्चित योजना पर कार्य करने वाला परमहंसी समुदाय के लोग लक्ष्मी या गजलक्ष्मी का फोटो कहते हैं। भरूच स्तूप की वेदिका पर बना यह चित्र भगवान बुद्ध की माता महामाया देवी का है। कितना आश्चर्य होता है कि भरूच स्तूप की वेदिका पर एक और जहां गरुड़ स्तंभ लिए हुए शुंग वंश के शासक का नक्काशी युक्त चित्र बना है, तो वहीं दूसरी ओर गरुड़ स्तंभ के ठीक बगल में भगवान बुद्ध की माता महामाया देवी का चित्र उकेरा हुआ मिला। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गरुड़ स्तंभ धारक शुंग वंश का शासक और भगवान बुद्ध की माता महामाया में कितनी नज़दीकियाँ थी। आज के ब्रह्मवंशी लोग इसी महामाया देवी के चित्र को देखकर लोगों को लक्ष्मी की मूर्ति बताते हुए उल्लू बनाते हैं।
जबकि सच्चाई यह है कि माता महामाया की यह चित्रकारी अनेक बुद्धों भरूत स्तूप से मिले अभिलेखों में 7 बुद्धों के नाम पर बने भरूत स्तूप की वेदिका से मिला। उन 7 बुद्धों के नाम का लिखित अभिलेख का छाया आप सभी पुस्तकों में देखे होंगे। इस अभिलेख में जो बुद्धों का नाम अंकित है वह इस प्रकार से है: भगवतो ककुसंधस बुद्धे, भगवतो कोनागमनस बुद्धे, भगवतो विपसीनो बुद्ध, भगवतो कस्पस बुद्धे, सिखी बुद्ध, वेशभू बुद्ध और भगवतो शाक मुनिनो बुद्ध के नाम पर बनी भारत का विशाल भरूत स्तूप की वेदिका पर कई जगह भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध की माता महामाया के चित्र की चित्रकारी बनी है। जिस चित्रकारी में भगवान बुद्ध की माता कलश से निकले कमल फूल पर बैठी हुई है और इनके दोनों ओर उसी कलश से निकले कमल फूल पर विराजित हाथी अपने सूंड में पकड़े हुए कलश द्वारा माता महामाया के चित्र पर फूल की वर्षा कर रही है। यह चित्र भारत की पुरातात्विक सच्चाई है, लेकिन परमवंशियों द्वारा एक निश्चित एजेंडा के तहत लेखन की जो मुहिम चल रही है उस लेखन अनुसार के लोग महामाया के इसी चित्र को लोगों के बीच रखकर अपनी पुस्तकों द्वारा यह मौखिक परंपरा द्वारा काल्पनिक युग की अलौकिक देवी बताते हुए भ्रम का पुरिंदा बताने हैं। जबकि महामाया की इस मूर्ति के अलावा इसी भरूत स्तूप से 2 और मूर्तियाँ मिली हैं। इसमें एक मूर्ति जबकि महामाया और इस मूर्ति के अलावा इसी भरूत स्तूप की 2 और मूर्तियाँ मिली है। वो 2 मूर्तियों को हम अगली वीडियो में दिखाएंगे और अधिक जानकारी के साथ। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।